हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। आप सभी को 9 वर्ष की हार्दिक बधाई। ईश्वर से हमारी यही कामना है कि आप इस वर्ष कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाएं आप सभी। और बाकी ये जो शुभकामनाएं हैं वो आपको कल मिलेंगी, क्योंकि आज वीडियो बना रहे हैं और कल आपको ये अपलोड हो जाएगी 2 तारीख को। चलिए, हम आज हिंदी में हमने अभी तक हम शब्दों को पढ़ रहे थे और शब्दों में हमने अभी आपके रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, तत्सम, तद्भव, संकर, देशज, विदेशज, ये सारी चीज़ों को पढ़ लिया था। लेकिन आज हम संधि स्टार्ट करेंगे। संधि इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि शब्दों में बाकी जो चीज़ें आपकी बची हैं वो हम एक एक वीडियो में भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन जो संधि है ये आपका थोड़ा बड़ा चैप्टर है और यहाँ से आपके क्वेश्चन भी उठते हैं। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केवीएस से लेके सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, जितने भी एग्जाम हैं सभी में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अधिकतर बनते हैं। इसलिए हमने संधि को स्टार्ट किया है और संधि को हम अच्छे से पढ़ेंगे कि यहाँ से आप पढ़ लेंगे तो फिर आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, केवल आपको प्रैक्टिस करना होगा। ओके, ऐसे पढ़ेंगे कि अगर आपने कभी भी संधि नहीं पढ़ी है तो आपको समझ में आ जाएगी। तो इसीलिए हमने संधि स्टार्ट किया है। बाकी शब्दों में जो विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम ये सब बचे हैं ये बाद में हम कंप्लीट करा देंगे। तो पहले जो बड़े बड़े चैप्टर हैं और जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन चीज़ों को हम कंप्लीट करेंगे। तो आज देखेंगे संधि को। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं कि संधि होती क्या है। पहले हम देखते हैं संधि के बारे में। ओके, तो देखिए पहले हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम इसमें पीआरटी में हम 30 में 30 की तैयारी कर रहे हैं। ये याद रखिएगा, 30 में से 29 नहीं आने हैं आपके। ओके, आप साथ में पढ़ते रहिए, जहाँ से पढ़ना है पढ़िए, बुक से पढ़िए, वीडियो से पढ़िए, कहीं से पढ़िए, बस अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए और प्रैक्टिस करिए। ओके, तो ये 30 में 30, क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 30 में 30 दिला सकता है। तो हमने देखा कि 30 में 30 की हम तैयारी कर रहे हैं। और देखिए ये क्लास जो है आपकी, वो चाहे आप यूपी टेट के स्टूडेंट हो, चाहे सुपर टेट के हो, चाहे रीड के हो, ओके, चाहे केवीएस तो है ही आपका, और चाहे DTPLS भी, चाहे जिसके भी हों आपके, हर किसी में आपके लिए ये क्लास हिंदी की क्लास है। सभी एग्जाम में ज़रूरी है और किसी भी एग्जाम में UPTPLSC हो गया, जहाँ भी आपकी हिंदी पूछी जाती है, सभी के लिए ये क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और आज हम अपनी क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, नए नए उदाहरणों के साथ पढ़ेंगे, जहाँ से आपके क्वेश्चन फंसने की संभावना होगी। और जो क्वेश्चन एग्जाम में आए होंगे उन्हीं सारे क्वेश्चनों को हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं संधि। संधि होती क्या है। देखिए, आपने पहले देखे होंगे कि राजा महाराजाओं में संधियाँ हो जाया करती थी। ओके, राजा महाराजाओं में क्या है, संधियाँ हो जाया करती थी। तो क्या होता था, संधि होने पे कोई ना कोई शर्त रखी जाती थी। ओके, संधि होने पर कोई ना कोई शर्त रखी जाती थी। तो ऐसे ही हम भी यहाँ पे शर्त रखते हैं। शर्त रखते क्या है कि जब हम किसी चीज़ की संधि करते हैं तो उसमें क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है। तो वही जो विकार होता है उसी को हम समझौता या शर्त कह सकते हैं। तो ये चीज़ें हम देखते हैं संधि होती क्या है। तो संधि क्या है, एक मिनट, संधि जो है आपका, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, मेल या जोड़। हम बात करेंगे शाब्दिक अर्थ की। एक मिनट, हम बात करेंगे संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है। ये नोट करते रहिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। संधि का क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, मेल या जोड़। मेल या जोड़, तो ये हो गया संधि का शाब्दिक अर्थ। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल या जोड़ होता है। और हम बात करें आगे की, देखिए यहाँ पे आपको स्वर और व्यंजनों के बारे में जानकारी भी लेना जरूरी है, तो वो भी हम आपको बता देंगे। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं। फिर हम क्या देखते हैं, सीधे सीधे हम लिखते हैं कि 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये भी परिभाषा सभी लोग जानते हैं। और एक परिभाषा हम और लिखने जाने हैं, उनको भी देखिए। तो ये क्या है परिभाषा, 2 वर्णों के सहयोग से, हमने क्या कहा, 2 वर्णों के सहयोग से किसी शब्द के निर्माण में जो विकार या परिवर्तन होते हैं, हमने क्या कहा, 2 वर्णों के सहयोग से बने शब्द में जो परिवर्तन या विकार होते हैं, या विकार उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। उत्पन्न होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो क्या हमने कहा है कि 2 वर्णों के सहयोग से बने शब्दों में जो भी परिवर्तन या विकार होता है, ओके, 2 वर्णों के सहयोग से जो कोई शब्द बनता है, किसी शब्द में के निर्माण में जो विकार या परिवर्तन होता है, हम उसे ही संधि कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं, हमने क्या ले लिया, देखिए हमने यहाँ पर हमने ले लिया विद्या प्लस आलय। चलिए नर प्लस ईस ले लेते हैं।
नर प्लस ईश। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमारा नरेश हो जाएगा। देखिए क्या हुआ, यहाँ से आ की मात्रा हमारी आ गई और यहाँ से ई की मात्रा आ गई, तो जो आ और ई की मात्रा मिलती है तो ये विकार हमारा क्या हुआ, ए। और यहाँ पे विकार कहाँ पर, दूसरे या तीसरे शब्द पे हमारा दिखाई देता है। तो वो चीज़ें हो गई। अभी हम सभी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हो गई हमारी संधि, यानी कि दो वर्णों के मेल से जो भी नया शब्द बनता है और उसमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी संधि के बारे में। अब हम बात करेंगे, अभी धीरे धीरे बात करेंगे संधि के प्रकार कितने होंगे, सब कुछ है। अब ये देखिए आपकी संधि का विलोम क्या होता है। संधि का विलोम अगर कहीं आ जाए तो संधि का विलोम होता है विग्रह। संधि का विलोम क्या होता है, विग्रह। ये चीज़ याद रखिएगा, संधि का विलोम होता है विग्रह। और संधि किस चीज़ पे खेलती है, सिर्फ स्वर और व्यंजनों पे खेलती है। तो स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। ओके, स्वर 11 होते हैं, याद रखिए। बाकी व्यंजन तो आप जानते ही हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। तो ये आप पीछे वर्णमाला आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए आपको नहीं बताएंगे। ओके, और अगर आप वर्णमाला देखना चाहते हैं तो आप हमारी टेट सुपर टेट की एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें पूरा वर्णमाला हमने डिटेल में पढ़ा है, उसको देख लीजिए। चलिए, हमने ये देखा। अब देखते हैं कि संधि के प्रकार क्या होते हैं। तो हमने संधि को देख लिया, एक बार और देख लेते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल होता है या जोड़ होता है। ओके, तो ये होता है। फिर दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। फिर अगली परिभाषा हमने दी थी, दो वर्णों के सहयोग से बने शब्द, जो भी शब्द बनते हैं उन शब्दों में जो भी परिवर्तन, उन शब्दों के निर्माण में लिख देते हैं, शब्दों के निर्माण में जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होते हैं उन्हें संधि कहते हैं। ओके, तो संधि की परिभाषा ये आपको समझ में आ गई होगी। और हमने कहा है कि संधि का विलोम क्या होता है, विग्रह होता है, जैसे नर प्लस ईश नरेश हो गया। ओके, तो ये विलोम हो गया इसका। और इन सभी चीज़ों को हमने जान लिया। अब हम देखते हैं कि संधि के प्रकार कितने होते हैं। सभी प्रकारों को हम अच्छे से देख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं आगे की। एक मिनट, अभी लिख के बता रहे हैं, अभी बाद में। चलिए, तो हम सबसे पहले देखते हैं संधि के प्रकार कितने होते हैं। संधि के प्रकार, तो बात करें संधि के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। इनको याद रखिएगा, संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा होता है, स्वर संधि। स्वर संधि। दूसरी संधि आपकी होती है कौन सी, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। और तीसरी संधि आपकी हो जाती है, तीसरी संधि हो जाती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। देखिए, अब इनके बारे में ओवरऑल थोड़ा थोड़ा जानते हैं, फिर हम सीधे आते हैं एक एक संधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम इसको थोड़ा इधर खिसका लेते हैं। अरे यार, स्वर संधि। तो देखिए, हम बात करें अगर स्वर संधि की, तो यहाँ क्या होता है, पहले एक बार समझ लीजिए, फिर आपको लिख के भी बताते हैं। तो एक मिनट, चलिए हम बात करते हैं स्वर संधि की। तो स्वर संधि क्या होता है कि जो दो स्वरों के मेल से जो शब्द बनते हैं उनके स्वरों में जो परिवर्तन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से स्वर में जो परिवर्तन होता है, तो क्या कह सकते हैं हम, दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से जो स्वर में परिवर्तन होता है, जो स्वर में परिवर्तन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं स्वर संधि। अभी हम सबकी परिभाषाओं को जानते हैं, फिर उसके बाद हम जानेंगे थोड़ा सा और डिटेल में, फिर आएंगे मेन टॉपिक पे। फिर आगे अब हम देखते हैं विसर्ग संधि को। ओके, तो थोड़ा सा वीडियो कट गया था तो हमें फिर से ऐड करना पड़ा है इसे। तो हमने पहले क्या देखा, स्वर संधि को देखा। अब हम देखते हैं व्यंजन संधि को। तो व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है, फिर अभी हम उदाहरणों को भी जानेंगे। तो व्यंजन संधि की परिभाषा होती है कि यदि किसी व्यंजन के आगे, ओके, यदि किसी व्यंजन के आगे, ओके, किसी स्वर या व्यंजन से जब मेल होता है, स्वर या व्यंजन से जो भी मेल होता है, यहाँ से मेल होगा, तो व्यंजन में जो परिवर्तन होगा, किस में परिवर्तन होगा, जो व्यंजन में परिवर्तन होगा वो कहलाएगी आपकी व्यंजन संधि। तो हमने क्या देखा, जब किसी व्यंजन के आगे कोई भी स्वर या व्यंजन आ जाता है, किसी भी स्वर या व्यंजन से हम मेल करते हैं तो स्वर व्यंजन का मेल होता है, तो उसके बाद जो व्यंजन में परिवर्तन आ जाता है तो हमारी व्यंजन संधि हो जाती है। फिर हम आगे देखते हैं,
विसर्ग संधि के बारे में कि यदि किसी विसर्ग के आगे, यदि किसी विसर्ग के आगे, विसर्ग के आगे किसी स्वर या व्यंजन का मेल होता है, किसी स्वर या व्यंजन का मेल होता है, उसके बाद जो विसर्ग में परिवर्तन आता है वो तब कहलाती है विसर्ग संधि। ओके, तो जब विसर्ग में कोई भी परिवर्तन आता है या विकार आता है तो वो कहलाती है विसर्ग संधि। ये याद रखिएगा, परिवर्तन या विकार। हम सभी चीज़ों को आराम आराम से समझेंगे कि आपको समझ में आ जाए। ओके, तो ये चीज़ों को आप आराम से देखिएगा और लिखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तभी आपको समझ में आएगा। चलिए हम एक बार परिभाषाओं को फिर से देखते हैं कि दो स्वरों के मेल से, जब मेल होता है तो उसके बाद जो स्वर में परिवर्तन होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अगर हम बात करें व्यंजन संधि की, तो यदि किसी व्यंजन के आगे किसी स्वर या व्यंजन के मेल से जो व्यंजन में परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। फिर बात करते हैं विसर्ग संधि की, तो यदि किसी विसर्ग के आगे किसी स्वर या व्यंजन का जब मेल होता है तो विसर्ग में जो परिवर्तन या विकार होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। इन सभी चीज़ों को अभी हम आगे जानेंगे, तो यहाँ पे बर्डन मत लीजिएगा कि समझ में नहीं आया। ओके, अभी हम एक एक चीज़ों को जब जानेंगे आगे तो उन सभी चीज़ों का हम करेंगे। अब देखते हैं, पहले हम स्वर संधि के बारे में जान लेते हैं। तो एक उदाहरण देखिए, संधि का मतलब जोड़ होता है, हमने तो ये आपको बताया। फिर देखिए यहाँ पर एक चीज़ और समझिएगा, संधि का मतलब जैसे कि हमने यहाँ पर कोई भी, जैसे हमने लिख दिया यहाँ दिक प्लस अंबर। ओके, दिक प्लस अंबर, तो हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि आप पहले पद का आखिरी शब्द लीजिए, आखिरी पद का पहला शब्द लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। प्लस के जस्ट पहले वाला लेंगे, प्लस के जस्ट बाद वाला लेंगे, यानी कि प्लस के जस्ट पहले वाला और प्लस के जस्ट बाद वाला दोनों को मिलाएंगे। ओके, दोनों को हम मिलाएंगे, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, विकार उत्पन्न हो जाएगा और हमें पता चल जाएगी संधि कौन सी है। तो यहाँ पर ये चीज़ों को देखना है, ये बिल्कुल भी रटने वाली चीज़ें आपको नहीं करनी है कि पहले शब्द पहले पद का आखिरी वर्ण और आखिरी पद का पहला वर्ण, कुछ नहीं। प्लस के जस्ट बाद वाला, प्लस के जस्ट पहले वाला, दोनों का मेल करेंगे, जो विकार होगा, जो बनेगा वो संधि हमारी हो जाएगी। तो चलिए हम बात करते हैं स्वर संधि की। तो स्वर संधि हमारी होती है 5 प्रकार की। तो पहले हम प्रकार लिख लेते हैं, फिर उदाहरण लिखते हैं। तो 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि के। दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि या दीर्घ संधि हम बोल सकते हैं। ओके, और गुण संधि। उसके बाद हम बात करते हैं वृद्धि संधि की। हम सभी चीज़ों को डिटेल में जानेंगे। उसके बाद बात करेंगे यण संधि की। उसके बाद हम बात करेंगे अयादि संधि की। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा स्वर संधि। अब देखिए हम एक उदाहरण इसका जानते हैं। उदाहरण ध्यान से देखिएगा। उदाहरण को जैसे हमने लिखा सत्य प्लस अर्थी, जैसे क्या लिखा हमने, सत्य प्लस अर्थी, ये क्या हो गया हमारा स्वर संधि का उदाहरण हो गया। तो हमने जैसा कि आपने कहा है, आप ये बिल्कुल मत करिएगा कि पहले पद का आखिरी वर्ण और आखिरी पद का पहला वर्ण, कुछ नहीं। प्लस के जस्ट पहले, देखिए यहाँ पर क्या आता है, आ निकल के आएगा, यहाँ भी आपका आ निकल के आएगा। तो प्लस के जस्ट पहले का और प्लस के जस्ट बाद का, इन दोनों को मिलाएंगे, जो भी विकार होगा हमारा संधि बना देगा। तो यहाँ पर बड़ा आ आता है, तो सत्य प्लस अर्थी मिलकर क्या बनता है, सत्यार्थी। तो इन चीज़ों को जानिएगा और रटने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, सिर्फ समझिएगा। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, स्वर संधि पूरा हमने जान लिया और अभी हम डिटेल में जानेंगे। फिर आता है व्यंजन संधि की बात। तो व्यंजन संधि में क्या होते हैं, कोई प्रकार नहीं होते हैं, यहाँ पर सीधे नियम होते हैं। हम यहाँ हर एक नियम की बात करेंगे, कौन से नियम कहाँ पर लगेंगे, कैसे क्या होगा। जैसे हमने यहाँ पर एक लिखा उदाहरण, इसका लिखा सत प्लस जन। ओके, तो हमें सिर्फ ये देखना है, ये और इन दोनों को देखना है कि क्या मिलके बनेगा, प्लस के जस्ट पहले का, प्लस के जस्ट बाद का। तो यहाँ आपका बन जाएगा सज्जन। अभी हम सभी चीज़ों की डिटेल में बात करेंगे। फिर बात करते हैं विसर्ग संधि की। तो यहाँ भी नियम ही होते हैं, कोई प्रकार नहीं होते हैं इसके। जैसे हमने लिखा आविष्कार, तो अवि, ओके, प्लस कार, यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, अवि प्लस कार। तो ये संधि होके क्या बन जाएगा, आविष्कार। तो देखिए यहाँ पर विसर्ग का परिवर्तन साम्य हो गया। तो इन सभी चीज़ों को, नियमों को और सभी चीज़ों को हम जानेंगे कि कैसे किसके क्या परिवर्तन हुए, सभी चीज़ों को जानेंगे। और आज हम दीर्घ संधि को चलिए देखते हैं, क्योंकि दीर्घ संधि आपका ज़्यादा बड़ा है। फिर आगे देखेंगे, समय बचेगा उस हिसाब से हम करेंगे। मैक्सिमम 3 वीडियो में हम आपका संधि खत्म कर देंगे और आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी और कहीं से आपको संधि पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम एक नियम को अच्छे से आपको बताएंगे, एक एक नियम को, कि आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत भी ना पड़े। प्लीज़ पढ़ते रहिए, चाहे यहाँ से पढ़िए चाहे कहीं से पढ़िए, बस अच्छे से, क्योंकि हिंदी है आपकी, 30 में 30 लाना बहुत ज़रूरी है आपका। तो चलिए, हमने इसके बारे में जान लिया, ओवरऑल थोड़ा सा संधि के बारे में जाना। अब हम आते हैं अपने पहले उस पे प्रकार पे, यानी कि स्वर संधि पे। अब देखते हैं स्वर संधि क्या होती है और सबसे पहले हम क्या जानते हैं, दीर्घ स्वर संधि को। चलिए अब हम आते हैं सीधे
संधि का पहला प्रकार क्या है? स्वर संधि है। स्वर संधि के बारे में हम जानते हैं, जैसा कि स्वर संधि के बारे में परिभाषा हमने पहले ही जान ली थी, तो लेकिन हम अब फिर से जान लेते हैं कि दो स्वरों के मेल से, ओके, जब दो स्वर मिलते हैं, स्वर संधि में क्या होता है, दो स्वरों का ही मेल होता है। तो जब हम दो स्वर को मिलाते हैं, दो स्वर जब मिलते हैं, तो उसके मेल से जब स्वर में जो परिवर्तन या विकार होता है, यहाँ पर हम लिख देंगे परिवर्तन या विकार होता है, तब क्या बनती है? स्वर संधि बनती है। और यहाँ पर क्या होता है? दो स्वरों का ही मेल होता है, ओके, चाहे आ हो, ई हो, आई हो, मतलब कोई भी है, मेल क्या होगा? स्वर स्वर का होगा। जैसे कि आपके 11 स्वर हैं, 11 स्वरों में से ही इनका मेल होगा, वही स्वर संधि कहलाएंगी। व्यंजन का इसमें मेल नहीं होता है। स्वर संधि में केवल स्वरों का मेल होता है। नाम से स्पष्ट है कि स्वर का मेल होता है। तो हम जानते हैं कि जैसे हमने क्या कहा कि स्वर संधि जो है दो स्वरों के मेल से जो स्वर में परिवर्तन होता है या विकार होता है, तब स्वर संधि बनती है। और हमने क्या देखा कि स्वर संधि जो है 5 प्रकार की होती है। हमने अभी आपको पीछे बता दिया है, वृद्धि संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो ये सारी चीज़ें हो गई, 5 संधियाँ हो गई। और फिर बात करते हैं, सबसे पहला हमारा क्या है? दीर्घ स्वर संधि, ओके। अगर हम बात करें दीर्घ स्वर संधि की, तो दीर्घ स्वर संधि में हम क्या बात करते हैं? ध्यान से देखिएगा कि हमने बात किया है कि दो स्वर, ओके, आपस में मिलकर क्या बनाते हैं। यहाँ पर देखिए दीर्घ संधि में आपका केवल यही बनेगा, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। यानी कि दीर्घ स्वर संधि में आपके यही वर्ण बनकर आएंगे। दीर्घ मतलब क्या होता है? सीधा सीधा आप देख लिए, बड़ा होता है। दीर्घ का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो मात्राएं बनेंगी, जो विकार होगा, वो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? दो स्वर जब आपस में मिलेंगे तो यही चीज़ें बनाएंगे। और यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि में हम क्या करते हैं? समान स्वर की बात करेंगे। अगर आ है तो छोटा आ छोटा, क्योंकि समान स्वर यहाँ बनेंगे। तो इसीलिए हम इन तीनों को हम क्या कहते हैं? सजातीय स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? सजातीय स्वर। ये भी नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सजातीय स्वर किसे कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? आ, ई, ऊ को क्या कहते हैं? सजातीय स्वर कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? सजातीय स्वर कहते हैं। और मूल दीर्घ स्वर भी इसी को कहते हैं, मूल दीर्घ स्वर कहते हैं इसको। अब देखिए इसमें हम कौन कौन सी मात्राओं की बात करेंगे, कैसे कैसे बात करेंगे, उन सभी चीज़ों को हम देखने के बाद उदाहरणों पे आते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके केवल उदाहरणों से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो हम ज़्यादातर उदाहरणों को देखेंगे, ओके। अगर हम एक ट्रिक की बात करें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम एक ट्रिक की बात करें तो क्या हमने लिखा है? तो ट्रिक है, एक ये भी नोट कर लीजिएगा कि जब दो शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण में आ, ई, ऊ का बोध होता है, ये ट्रिक है। लेकिन ये आपकी 90% ही वैल्यू करती है, 90% जगह ही काम आती है, कहीं कहीं अपवाद में थोड़ा सा पीछे हो जाती है। तो हमने क्या कहा है यहाँ पर? दूसरे या तीसरे वर्ण पर हमेशा क्या होता है? दूसरे, ज़्यादातर यही होता है, दूसरे या तीसरे वर्ण पर, तीसरे वर्ण पर ही ये मात्राएं आएंगी। कौन कौन सी? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो क्या होगा? दूसरे या तीसरे वर्ण पर ही आएंगी। कहीं कहीं अपवाद होगा, उसको भी हम बताएंगे, कहाँ पे पहले आएंगी, कहाँ पे बाद आएंगी। तो दूसरे या तीसरे वर्ण पर आई यू का बोध हो तो वो क्या आपकी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो ये हो गई आपकी ट्रिक। ये ट्रिक आपकी कितनी करेगी? 98% ले लीजिए कि 98% आपकी ये ट्रिक यहाँ पर काम करेगी, ओके। तो चलिए हमने ये देखा। अब हम देखते हैं कौन कौन सी मात्राएं मिलकर क्या बनाती है। अब हमने बात किया है जहाँ तक कि हमारी बस यही मात्राएं होती हैं दीर्घ स्वर संधि में, आ, ई, ऊ। तो जब देखिए छोटा आ प्लस छोटा आ मिलाते हैं, देखिए यहाँ पर खेल इन्हीं पे होता है, केवल इन्हीं मात्राओं पे खेल होता है आपका, इसमें और कुछ नहीं होता है। छोटा आ मिलकर बड़ा आ बनाएगा, बड़ा आ छोटा आ मिलकर क्या बनाएगा? ये भी बड़ा आ बनाएगा। ऐसे ही छोटा आ बड़ा मिलकर, तो हम ऐसे फिर से बात कर लेते हैं, फिर बात कर लेंगे। बड़ा आ मिलकर क्या बना देगा? फिर बड़ा आ बनाएगा। और छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बनाएगा? बड़ा आ। तो यानी कि यहाँ पर हम कितना भी आ मिला लेंगे, सिर्फ बड़ा आ की ही मात्रा आएगी, क्योंकि यहाँ पर हम समान स्वर की ही बात करते हैं। अगर बात करें छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ी ई, और फिर छोटी ई, बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर भी बड़ी ई होगा, और बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर भी बड़ी ई होगा, और छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर भी बड़ी ई होगा। इन सभी पे हम उदाहरणों को अभी जानेंगे। ऐसे ही ऊ में हम बात करेंगे, छोटा ऊ और छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ हो जाएगा, और छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर भी बड़ा ऊ होगा, और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ होगा। यानी कि इन सभी चीज़ों पे हम जानेंगे कौन कौन सी मात्राएं हमारी आती हैं, बड़ा ऊ, बड़ी ई और बड़ा आ। तो यानी कि सब खेल स्वर दीर्घ संधि का इसी पे पूरा खेल है, इसी खेल को हम समझेंगे आगे। तो इन सभी चीज़ों को आप देखिएगा, ओके। यहाँ पर री की भी थोड़ी सी बात आएगी, हम री की भी बात करेंगे, तो वो अपवाद में आएगी वो चीज़ें जो री की आएंगी।
तो आपने इतना समझ लिया होगा। अब हम इसके उदाहरणों पे सीधे सीधे आ जाते हैं, क्योंकि उदाहरण ही सबसे ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट है। और आज हम दीर्घ संधि ही आपकी खत्म करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही है। आपकी देख रहे हैं कितनी मात्रा है, अभी री की मात्रा भी अलग आएगी, तो उनको हम देखने के बाद ही हम कल बाकी संधियों को देखेंगे और जल्दी से जल्दी आपके खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम आते हैं आगे, सिर्फ उदाहरणों को देखेंगे। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, तो हम उदाहरणों पे आते हैं, बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सीधे उदाहरणों पे। तो देखिएगा कि हमने आपको क्या बताया है, कि जैसा कि हमने बताया है उसको ध्यान में रखिएगा। हमने ये कहा है, आपके ट्रिक में बोला था कि दूसरे या तीसरे वर्ण पर ही आपकी ये मात्राएं आएंगी। ओके, ये आपकी ट्रिक है, ये 99% वर्क करती है, ये भी हमने आपको बताया। और ये बताया कि आ ई ऊ इसको सजातीय स्वर या मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। चलिए हम आते हैं उदाहरणों पे। तो हमने पहले क्या लिखा है, देखिए इसमें सभी क्या है, छोटा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ बनाता है। कैसे बनाता है वो भी हम देखेंगे। देखिए हम यहाँ पे देखते हैं, हमने क्या आपसे कहा है कि आप प्लस के पहले का देखेंगे और प्लस के बाद का देखेंगे। ओके, तो हमने देखा प्लस के पहले का देखा तो रा लिखा है। ओके, तो रा में क्या होता है, रा प्लस आ, यानी कि आ इसमें सम्मिलित होता है, यानी कि अंतिम वर्ड इसका आ हो जाएगा। और अंगना में आ तो लिखा ही है आगे। ओके, तो इन दोनों का जब मेल होगा, आ और आ का मेल होगा तो ये हो जाएगा बड़ा आ। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आते हैं सीधे उदाहरण पे, बस समझाने के लिए आपको इतना बताया है। बाकी आपको बेसिक तो पता ही होगी कि क्या मिलता है क्या बनने से। तो चलिए हम क्या देखते हैं, वीर प्लस अंगना। तो देखिए वीर में क्या आपका छोटा आ आएगा, उसके बाद अंगना में भी छोटा आ आएगा। तो छोटा आ और छोटा आ मिलकर क्या बनाएगा, बड़ा आ बनाएगा। विकार किसमें होगा, इन दोनों में होगा। और क्या बन जाएगा, यहाँ पर बड़ा आ बन जाएगा। तो वीर प्लस अंगना यानी कि वीरांगना। ये आपका उदाहरण क्या हो जाएगा, वीरांगना। ये सभी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ये सारे कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीर प्लस अंगना यानी वीरांगना, यानी कि वीर और अंगना और विकार क्या हुआ, दोनों जो है अंग मिले तो ये वीरांगना हो गया, यानी कि बड़ा आ बन गया। जैसे कि हमने ऊपर देखा आ और आ मिलकर बड़ा आ बनाएगा। वैसे ही हम देखेंगे अन्न प्लस अभाव। तो अन्न प्लस अभाव मिलेंगे तो बन जाएगा अन्ना भाव। प्रैक्टिस करिएगा, जो कुछ पूछना होगा कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो यहाँ भी हमारा आ रहा था, यहाँ भी आ, दोनों का मेल हुआ तो बड़ा आ बन गया यहाँ पर। ओके, फिर देखिए उदय प्लस अचल। तो उदयाचल, उदयाचल दोनों में क्या आ रहा है, छोटा आ और छोटा आ मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा आ बनाएंगे। फिर हमने देखा दिव्य प्लस अस्त्र, क्या हो जाएगा, छोटा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ बनाएंगे तो बन जाएगा दिव्यास्त्र। दिव्यास्त्र तो हमारा ये हो जाएगा। इन सभी उदाहरणों को नोट कर लीजिएगा क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट हैं। शास्त्र प्लस अर्थ तो शास्त्रार्थ हो जाएगा। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर बात करें स्व प्लस अर्थ यानी कि स्वार्थ। अब देखिए यहाँ पे आप कहेंगे स्वार्थ में तो आधा सा आ गया, वह आ गया, तो यड़ संधि हो जाएगी। तो देखिए फिर से आपको बताते हैं, हमने क्या लिखा है, स्व प्लस अर्थ। इस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। अधिकतर लोग यड़ संधि इस पर लगा आते हैं स्वार्थ पे। ओके, तो वो कहते हैं ये हो गया सु प्लस अर्थ। देखिए सु प्लस अर्थ अगर हम करेंगे, ये चीज़ ध्यान से देखिएगा, तो जब यड़ संधि में आएंगे तो आप नियम समझेंगे, लेकिन समझाने के लिए आपको हमने बता दिया कि उ प्लस आ, उ प्लस आ मिलकर केवल वा बनाता है, तो यानी कि स्वर्थ हो जाएगा, ये होगा स्वर्थ। अब बड़ा आ की मात्रा कहाँ से लाएंगे, अगर सु प्लस आर्थ होता तो स्वार्थ होता, तो इसलिए स्व प्लस अर्थ हो जाएगा स्वार्थ। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये आपकी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होती है और बहुत बार पूछा भी गया है कौन सी संधि है। और गलत मत करिएगा, ये दीर्घ संधि है, 100% दीर्घ संधि है, कोई आपको ये गलत नहीं कर सकता है। फिर देखते हैं छिद्र प्लस अन्वेषी, यानी कि छिद्र में आया और अन्वेषी तो छिद्रान्वेषी हो जाएगा आपका। तो ये आपके हो गए इधर के उदाहरण, तो ये छिद्रान्वेषी हो गया। तो आपको इतने समझ में आ गई होंगी चीज़ें। फिर हम आते हैं अब इधर, हम इधर छोटा आ और बड़ा आ का मेल करेंगे, दोनों क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। तो सत्य प्लस आनंद, सत्य में छोटा आ आता है लास्ट में और आनंद में बड़ा आ, तो क्या बन जाएगा, सत्यानंद। विकार होगा तो सत्यानंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम बड़ा की मात्रा ये इधर लगा देंगे। ओके, तो वात प्लस आवरण, तो यानी कि वातावरण हो जाएगा, वातावरण हो जाएगा। इतना तो बेसिक आप जानते होंगे कि कैसे क्या बनेगा। भय प्लस आवरण, आ और आ मिलेगा, छोटा आ और बड़ा, तो क्या भय प्लस आक्रांता तो बन जाएगा भयाक्रांता। ओके, फिर हम बात करेंगे शरण प्लस आगत, तो बन जाएगा शरणागत। ये सारे उदाहरण कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। फिर हम बात करेंगे आ और आ मिलकर क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। तो इसको भी देखते हैं, परीक्षा प्लस अर्थी यानी कि परीक्षार्थी। हो सकता है अगर नीचे नहीं दिखाई देगा तो हम बोल देंगे, आप एडजस्ट कर लीजिएगा, परीक्षार्थी। ओके, तो ये हो गया आपका परीक्षार्थी। फिर बात करेंगे दीक्षा प्लस अंत यानी कि दीक्षांत। ओके, दीक्षा प्लस अंत बराबर दीक्षांत। कदा प्लस अपि, कदा प्लस अपि, आ और आ मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा आ, कदापि, क्योंकि यहाँ पर दीर्घ मात्राएं ही आती हैं, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया। परा प्लस अस्त यानी कि परास्त। तो ये हो गया आपका
ये मात्रा हो गई आपकी। और फिर हमने क्या देखा, बड़ा आ और बड़ा मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा आ बनाएंगे। जैसे प्रतीक्षा प्लस आलय, तो बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर जाहिर सी बात है बड़ा आ ही बनाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका प्रतीक्षालय। वार्ता प्लस आलाप यानी कि वार्तालाप। फिर हम देंगे श्रद्धा प्लस आनंद यानी कि श्रद्धानंद। ओके, महा प्लस आशय यानी कि महाशय। अब देखिए यहाँ पर हमारा बड़ा आ का खत्म हो जा रहा है, बड़ा आ के हमने सारे नियम देख लिए। अब आते हैं छोटी ई के नियम पे। तो छोटी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई बनाएंगे, यहाँ भी बड़ी ई के ही सारे काम होंगे। तो अति प्लस ई और ई मिलकर क्या बनाएगी, बड़ी ई बनेगी, तो अतीव हो जाएगा। विकार क्या होगा, अतीव हो जाएगा, बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे लग जाएगी। अभी प्लस ईष्ट यानी कि अभीष्ट। ओके, छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बन गया, बड़ी ई बन गया। गिरी प्लस इंद्र, गिरीन्द्र, गिरीन्द्र। ओके, फिर कवि प्लस इंद्र यानी कि कवींद्र। तो ये हो गए आपकी, ये उदाहरण हो गए। सारे उदाहरणों के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर हम आगे उदाहरणों की बात करते हैं, क्योंकि हम इसमें पूरे उदाहरण आपके जान लेंगे। तो इन सभी चीज़ों का आप प्लीज़ एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको सारे उदाहरण मिल जाएंगे। फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए देखते हैं आगे के उदाहरणों को। आज हम पूरा आपका दीर्घ संधि खत्म कर देंगे, क्योंकि सबसे लंबी संधियों में जो प्रकार में आपकी सबसे लंबी संधि है, यही संधि है। तो चलिए अब हम आते हैं छोटी ई के नियम को देखिए। अब दूसरे छोटी ई के नियम पे आते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, प्रति प्लस इच्छा। छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बनाएगी, बड़ी ई बनाएगी, तो प्रतीक्षा हो जाएगा। ये सभी उदाहरणों को आप नोट करिएगा। देखिए आपकी संधि पूरी इन्हीं नियमों पर निर्भर करती है, बाकी आपको याद करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। आपको अगर ये याद है तो कोई भी संधि आपकी कहीं भी गलत हो ही नहीं सकती। परि प्लस ईक्षित क्या हो जाएगा, परीक्षित हो जाएगा। ओके, मुनि प्लस ईश्वर यानी कि मुनीश्वर हो जाएगा, मुनीश्वर। मुनि प्लस ईश्वर यानी कि मुनीश्वर। परि प्लस ईक्षण यानी कि परीक्षण। तो सारे उदाहरणों को एक बार आप अच्छे से देखेंगे तो आपको कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। अब देखिए मही प्लस इंद्र, बड़ी ई और छोटी ई मिलकर भी बड़ी ई बनाएंगे, तो महींद्र। विकार उत्पन्न होके बना, बड़ी ई बना हुआ। फड़ी प्लस इंद्र, फड़ींद्र। ओके, फिर बात करें लक्ष्मी प्लस इच्छा यानी कि लक्ष्मी इच्छा। ओके, फिर बात करेंगे शची प्लस इंद्र यानी कि शचींद्र। तो आपका ये हो गया ये नियम। देखिए समझ में आ रहा है, फिर से लिख देते हैं यहाँ पे आपको, नीचे थोड़ा सा लिख नहीं जाता है। तो लक्ष्मी इच्छा, लक्ष्मी प्लस इच्छा, लक्ष्मी इच्छा, लक्ष्मी, लक्ष्मी इच्छा, शचींद्र। हो सकता है नीचे ना दिखाई दे रहा हो, तो एक बार सुन लीजिए। फिर सची प्लस इंद्र सचींद्र हो गया। तो ये दो नियम हमने देख लिया, आपको समझ में आया होगा। फिर आगे हम देखते हैं कि बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर भी बड़ी ई बनाते हैं। तो रजनी प्लस ईश, रजनी और ईश। रजनी मीन्स क्या होता है, रात होता है। ईश मतलब देवता यानी भगवान। तो रात के भगवान क्या होते हैं, चंद्रमा। तो रजनी किसकी पर्यायवाची है, चंद्रमा की। तो यहाँ पर वैसे पर्यायवाची हम नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन बता दिया आपको। रजनी प्लस ईश यानी कि रजनीश। ओके, दोनों मिलकर विकार हुआ तो रजनीश हो गया। अब देखिए श्री प्लस ईश, तो क्या हो जाएगा, श्रीश। अब देखिए यहाँ पर जो हमने आपका बताया था कि ये जो आपकी ट्रिक है ये 98-99% है। तो यहाँ पर ये ट्रिक थोड़ी सी फेल होती हुई दिखाती है, क्योंकि दूसरे और तीसरे वर्ण पर हमने कहा था ये मात्रा आएंगी, यहाँ पर पहले ही वर्ण पर आ गया। तो इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी, इसलिए हमने 98% इस ट्रिक को बताया था। 98% ये ट्रिक सही है, 2% कहीं कहीं कुछ और नियम लग जाते हैं, तो वहाँ पर ये गलत साबित हो जाती है। वैसे यही आपका सही है। फिर देखते हैं पृथ्वी प्लस ईश, तो क्या हो जाएगा, पृथ्वीश। फिर क्या होगा, सती प्लस ईश यानी कि सतीश। तो आपको ये ध्यान में आ गया। तो ये सारी चीज़ें हो गई। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके जरूर देखिएगा, सारे उदाहरण आपके इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखिए अब ऊ के नियमों पे आ जाते हैं हम। अभी तक ई आ का नियम और ई का नियम हमने देख लिया। अब ऊ के नियम पे आते हैं। तो छोटा ऊ मिलकर क्या बनाता है, बड़ा ऊ बनाता है। तो अनु प्लस उदित यानी कि अनुदित। ओके, अनुदित। ऊ और ऊ मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ बनाएंगे। सु प्लस उक्ति यानी कि सूक्ति। अब देखिए यहाँ पर क्या हमने बताया कि सु प्लस उक्ति यानी कि सूक्ति। तो यहाँ भी देखिए आपके पहले ही अक्षर पे विकार आ गया, यहाँ भी पहले अक्षर पे विकार आ गया, इसीलिए हमने बोला था ये 99% 98% कारगर है ये नियम। तो यहाँ भी पहले वर्ण पे आ गया, जबकि हमने यहाँ कहा कि दूसरे या तीसरे अगर कहीं आ जाए तो आप सोचेंगे कि दूसरे या तीसरे पे होना चाहिए, तो गलत हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ों को, इसको इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा दोनों को। तो हमने दोनों को लिख दिया है। ओके, फिर चलिए आगे हम देखते हैं मंजू प्लस ऊषा। तो मंजू में छोटा ऊ की मात्रा और ऊषा में भी छोटा ऊ की मात्रा, मंजू ऊषा, तो यानी मंजूषा। फिर देखते हैं विधु प्लस उदय, तो विधुदय। ये आपका हो जाएगा, ये संधि हो जाएगा विधुदय। ओके, फिर आगे हम देखते हैं ऊ और बड़ा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ बनाते हैं। तो लघु प्लस उर्मी, तो क्या हो जाएगा, लघुर्मी।
देखिए उर्मी का मतलब होता है आपका, उर्मी का मतलब होता है किरण या चमक, ये याद रखिएगा, किरण या चमक कहीं भी पूछा जा सकता है। उर्मी का मतलब आपका होगा किरण या चमक। फिर देखते हैं साधु प्लस ऊर्जा यानी कि साधूर्जा। धातु प्लस ऊष्मा यानी कि धातुष्मा। अंबु प्लस उर्मी यानी कि अंबुर्मी। ओके, ये हो गया आपका। फिर देखते हैं बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ यानी कि बड़ा ऊ बनाता है, कैसे बनता है? वधु प्लस उत्सव यानी कि वधूत्सव। भू प्लस उद्धार, भू उद्धार। ओके, भू उद्धार बन गया। देखिए यहाँ भी आपका यही ये नियम लग गया। ओके, वो नियम यहाँ पे आपका लागू हो गया 98% वाला, वो नहीं लागू हुआ यहाँ पे। भू प्लस उत्सर्ग यानी कि भूतसर्ग। फिर करेंगे वधु प्लस उपकार यानी कि वधूपकार। तो ये आपके उदाहरण हो गए। अब कुछ उदाहरण और बचे हैं दीर्घ संधि के, क्योंकि हमने सारे नियमों पे हमें उदाहरण देखने हैं और सभी नियमों पे हम देख रहे हैं उदाहरण। एक एक दो दो उदाहरण आपको नहीं दे रहे हैं, चार चार उदाहरण दे रहे हैं कि आपको कहीं से कुछ भी गलत ना हो और ना आपको कहीं से बस प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़े, आपको संधि कहीं से पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो इन सभी चीज़ों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे नियम की बात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आपके ये दो नियम बचे, इन नियमों को भी हम जान लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास खत्म करते हैं। चलिए अब बचता है आपका बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ यानी कि बड़ा ऊ बनेगा इससे नियम। देखिए सरयू प्लस उर्मी, बड़ा ऊ मिलकर क्या बनाएगा? बड़ा ऊ बनाएगा तो सरयूर्मी हो जाएगा, सरयूर्मी। ओके, फिर बनाएगा वधु प्लस उर्मी, उर्मी तो वधूर्मी, वधूर्मी हो जाएगा। फिर भूजा प्लस ऊ, भूजा, भू प्लस ऊर्जा, सॉरी भू प्लस ऊर्जा तो क्या बन जाएगा? भूर्जा। अब देखिए यहाँ भी क्या है, ये पहला वर्ण, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट बनेगा कि यहाँ ये जो 98 वाला नियम है ये नहीं लगता है। भू प्लस ऊष्मा यानी कि भूष्मा, तो यहाँ भी ये नियम नहीं लगेगा। तो ये तो हो गए आपके मेन उदाहरण जो हमने बताया था आपको कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये सारे हमने पढ़ लिए यहाँ पर, यहाँ पीछे हमने सारे पढ़ लिए इन नियमों पे। अब देखते हैं थोड़ा, इसको हम बोल सकते हैं ये अपवाद है। ओके, ये अपवाद है लेकिन किस दीर्घ संधि में ही आता है, तो पढ़ना हमें पड़ेगा और अगर पूछा जाता है तो हमें जवाब भी उसी में देना पड़ेगा। तो जैसे होत्री प्लस री, जिसमें दिया है री प्लस री बराबर री होगा, तो यहाँ देखिए होत्री प्लस रिकार, तो यानी कि बनेगा होत्रिकार। यहाँ पर दीर्घ मात्रा ये नहीं है, तो होत्रिकार इसका संधि विच्छेद ये बनेगा आपका। ये चारों याद रखिएगा, ये आपके दीर्घ संधि के ही उदाहरण हैं। पितृ प्लस ऋण यानी कि पितृण, मातृ प्लस ऋण यानी कि मातृण, और भातृ प्लस ऋण यानी कि भातृण। ओके, तो ये हो जाएगा आपका भ्रातृण हो जाएगा, भ्रातृण। अगर भ्रातृ प्लस ऋण करेंगे भ्रातृण हो जाएगा। तो ये हो गए आपके ये सारे उदाहरण। अब देखिए बात करते हैं हम, तो हमने इतना सब कुछ देखा, थोड़ा समय आपको ज़्यादा लगा क्योंकि लिख के पढ़ाना पड़ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा समय लगा, लेकिन आपको ये 100% की गारंटी देते हैं कि यहाँ से आपको समझ में आएगा और यहाँ से आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो देखिए बाकी जो संधि, यहाँ तक देखिए संधि हमारी निर्भर सिर्फ इन्हीं नियमों पे करती है कि अगर हमें ये चीज़ें पता हैं तो कोई भी नहीं है जो मेरी संधि गलत करवा दे। तो इन नियमों को जरूर पता रखिएगा। तो आज हमने स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि को पढ़ा, बाकी हम चारों संधियों को कल पढ़ लेंगे। गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, अयादी संधि, सारी संधियों को हम देख लेंगे। दीर्घ संधि आपका थोड़ा लंबा था, नियम ज़्यादा थे, तो इसलिए थोड़ा समय लग गया। और अच्छे से देखिएगा, सारे उदाहरणों को एक बार देखिएगा, जितने भी उदाहरण बताए गए हैं सारे कहीं ना कहीं पूछे गए हैं या संभावना है पूछे जाने की, सारे महत्वपूर्ण हैं। हमने विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय, ये पुराना उदाहरण आपको नहीं बताया है। ओके, तो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और डिटेल में पढ़ेंगे हम, अच्छे से पढ़ेंगे। 2-3 वीडियो में इसे ख़त्म कर देंगे संधि को, कि यहाँ से आपका कहीं ना जाए। जिन्हें बिल्कुल भी संधि नहीं पता है, बेसिक से समझिए, और इतने अच्छे से समझाया गया है कि आपको वैसे समझ में आ जानी चाहिए, नहीं तो अब क्या बताएं। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ हम ये क्लास खत्म करते हैं। हमने स्वर संधि को देख लिया, कल हम व्यंजन संधि, बाकी संधियों को देखेंगे। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्लास कैसी लगी, और जो भी क्वेश्चन पूछने होंगे प्लीज़ पूछिएगा। यहाँ से रिलेटेड, दीर्घ संधि से रिलेटेड ही आप क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि दीर्घ संधि अभी चल रहा है। बाकी जो हम कल पढ़ेंगे, और रोज़ से कम समय में हम आपका सिलेबस पूरा कराने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से 30 में 30 की आपकी हम तैयारी करा पाएँ। तो चलिए इसी के साथ ही वीडियो ख़त्म करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा वीडियो, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा आपका, बेल आइकन दबाएंगे तभी। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको PDF मिलेगी। धन्यवाद, जय हिंद।